स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में टोटल 5 मेन टॉपिक है। उस 5 मेन टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं, जिसे कि हम लोग बारी बारी से 2 से 3 सेशन में 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है 5, वो कौन कौन सा है पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारा दूसरा टॉपिक है व्हाट इज एन एटम। हमारा थर्ड टॉपिक है व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। हमारा फोर्थ टॉपिक होगा कि राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, जिसमें कि हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। और हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो देखिए, हमें सबसे पहले थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। इसके बारे में हम डिटेल्स में 3.2 और 3.3 टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी चैप्टर का नाम जो है तो इसी के नाम पे है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नाम पे है। तो हमें थोड़ा सा जानकारी चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में होना चाहिए। तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एन एटम। एटम क्या होता है? तो एटम एक ग्रीक वर्ड है। एटम जो है सो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड है एटम, जिसका कि मतलब होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। एटम का क्या मतलब होता है ग्रीक में? जिसे तोड़ा ना जा सके। क्योंकि जब एटम की खोज हुई थी, इन्वेंशन हुई थी, तब इसे सबसे छोटी कण माना गया था। मतलब कि सबसे छोटा पार्टिकल्स माना गया था। पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा सा पार्टिकल्स को एटम माना गया था। और माना गया था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, अर्थात इसी से सब चीजों का निर्माण होता है। यह सबसे छोटी इकाई मानी गई थी। मतलब कि जब एटम का इन्वेंशन हुआ था तो ऐसा माना गया था कि एटम जो होता है सो पूरे यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है और इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, उसको हम कभी नहीं तोड़ सकते। आप खुद सोच कर देखिए, सबसे पतला हमारे आंखों के सामने एज्यूम कीजिए क्या होता है। एक बाल होता है ना, उससे भी बहुत ही ज्यादा छोटा एटम होता है। उसको हम कैसे तोड़ेंगे? तोड़ ही नहीं सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में देखिए, समझते हैं थोड़ा सा बात। आगे डिटेल्स में हम 3.3 और 3.2 में पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बारे में। अभी थोड़ा सा हमको जानना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बना होता है। 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर जो बना होता है उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये एटम आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। 2 या 2 से अधिक जो एटम होते हैं वो किसके थ्रू जुड़े होंगे? तो वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। और केमिकल बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में हम चैप्टर में आगे डिस्कस जरूर करेंगे। अभी बस हमें इतना ही जानना जरूरी था कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। इंट्रोडक्शन जो है वो कहा गया है कि जो 18th सेंचुरी के लास्ट तक साइंटिस्ट जो थे वो एलिमेंट और कंपाउंड के बीच के भेद को समझ गए थे और असली रूप में यह पता करने के लिए इंटरेस्टेड हुए कि एलिमेंट कैसे और क्यों कंबाइन करते हैं, और जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं तब क्या होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज दैट difference between element and compound are naturally became interested in finding out how and why element combine and what happen when they combine। और क्या होता है जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंटोनी एल लेवोजियर। तो साइंटिस्ट एंटोनी एल लेवोजियर ने केमिकल साइंस के 2 इंपॉर्टेंट लॉ को एस्टेब्लिश किए, जिससे कि केमिकल कॉम्बिनेशन को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ, बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। वही चीज यहां पे लिखा गया है कि एंटोनी एल लेवोजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कौन देखिए, तो केमिकल कॉम्बिनेशन जो था उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अब क्या डिस्कस करते हैं ये आप देखिए, लिखा गया है कि लेवोजियर और जोसेफ एल प्रोस्ट नाम के 2 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था लेवोजियर और एक का नाम था जोसेफ एल प्रोस्ट। तो लेवोजियर और जोसेफ एल प्रोस्ट ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ को एस्टेब्लिश किए। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वेर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट के बाद बाय लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट के द्वारा किया गया था। वो 2 कौन कौन सा लॉ था? तो हमारा पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और हमारा दूसरा लॉ था
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमारा पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है उसके नियम के अनुसार किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके मास में उसको हम ना ही मास में क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। अगर आप ये एग्जाम्पल समझ गए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा एग्जाम्पल। आप लाइफ में कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं भूलेंगे। बहुत सारे टीचर बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स को बताते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट मैं आप लोग के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल लेके आया हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल, जो कि अगर आप समझ गए, जो कि बहुत ही ईजी है, आपको खुद समझ में आ गया होगा फिगर देख के, और नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूँ। एक लकड़ी है 30 kg का और आग है। आग का वैसे मास नहीं होता है, बट आग भी तो किसी चीज़ से जल रही है, कोई लकड़ी से 1 kg का। जब दोनों जलेगी तो हमारा जो है सो देखिए कितना हुआ, 30 + 1 = 31, और इधर रिएक्शन हुआ तो हमारा राख, ऐसे मतलब राख होता है, लकड़ी जली उसकी राख बनेगी तो वो हमारी हुई 28 kg की, और हमारा स्मोक धुआं भी बना तो वो 3 किलो। जब हम दोनों को ऐड, वैसे धुआं का कोई वजन नहीं होता, जब उसको हम कैप्चर ही नहीं कर सकते, बट मतलब कि एज्यूम कीजिए इसको, तो ये दोनों भी मिलकर कितना हो गया हमारा 31 kg। क्योंकि देखिए कहना क्या चाहिए इस एग्जाम्पल के थ्रू कि हम मास को इसमें ऐड भी नहीं कर पाए और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर पाए। जितना मास इधर था 31, केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी बच्चों यहाँ पे 31 kg ही रहा। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। यहां तक आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो थे वो प्रोस्ट ने दिए थे। कौन थे? जोसेफ एल प्रोस्ट। लेवोजियर और अन्य साइंटिस्ट ने इस बात पर नोटिस किया कि कोई भी केमिकल कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और इस तरह केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट का रेशियो सेम होता है, चाहे इसको किसी जगह से ऑब्टेन किया गया हो या फिर किसी भी जगह से इसे बनाया गया हो। समझे? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का दूसरा नाम अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाए क्या है, तो हम कहेंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। प्रोस्ट इस लॉ को इस तरह से एक्सप्रेस किए कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट हमेशा मास के द्वारा डेफिनिट प्रोपोर्शन में होता है। क्या किए कि किसी भी, फिर से सोचिए, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट हमेशा मास के द्वारा डेफिनिट प्रोपोर्शन में होता है। वही यहाँ पे लिखा गया है बच्चों, इसको आप इंग्लिश में पढ़ के समझ सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं। वैसे आपको ये जो भी मैं स्लाइड पढ़ा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर है, उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी नोट्स के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिखा गया है कि दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन which is also known as the law of definite proportion। कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। दिस लॉ वाज स्टेट बाय प्रोस्ट। ये जो लॉ है ये प्रोस्ट के द्वारा दिया गया। इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। अगर हमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो हम सिंपल सी कहेंगे इन अ केमिकल सब्सटेंस the element are always present in definite proportion by mass is called a law of constant proportion। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए साइंटिस्ट की नेक्स्ट प्रॉब्लम इस लॉ को एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन करने की थी। ये लॉ तो उन्होंने बना दिया बट इसका एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। तो साइंटिस्ट की नेक्स्ट प्रॉब्लम यही थी कि इस लॉ का एक एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो एक इंग्लैंड के केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। उन्होंने नेचर ऑफ मैटर के बारे में एक बेसिक थ्योरी दी। नेचर ऑफ मैटर के बारे में एक थ्योरी दी। किसने दी थी? तो जॉन डाल्टन। कहाँ के थे? इंग्लैंड के केमिस्ट थे या साइंटिस्ट, जो भी कह लीजिए। डाल्टन के थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी मैटर, चाहे एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर, जो भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें एटम का नाम दिया गया। वही यहाँ पे लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी
ऑल द मैटर, सारे मैटर, वेदर एन एलिमेंट या कंपाउंड या मिक्सचर इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि एटम क्या होता है, वही यहाँ पे डाल्टन ने भी बताया अपने एटॉमिक थ्योरी में कि एटम क्या होता है। डाल्टन के थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी मैटर, चाहे एलिमेंट या कंपाउंड या मिक्सचर, जो भी छोटे छोटी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें उन्होंने एटम का नाम दिया। उसके बाद देखिए क्या आया, उसके बाद आया कि डाल्टन्स ने अपने थ्योरी को, सिद्धांत मतलब होता है पोस्टुलेट के माध्यम से समझाया। तो वही यहाँ पे लिखा है कि द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेट एट फॉलोज। उनका 6 पोस्टुलेट था, 6 सिद्धांत को डाल्टन्स ने अपने थ्योरी में एक्सप्रेस किया, बताया। सभी मैटर, उसमें पहला उनका था कि सभी मैटर टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये हमारा डाल्टन्स भैया का फर्स्ट पोस्टुलेट था, पहला सिद्धांत था। हमारे डाल्टन भैया का सेकेंड सिद्धांत क्या था कि एटम इंडिविजुअल मतलब कि दिखाई नहीं देता है, पार्टिकल्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये हमारे डाल्टन भैया का सेकेंड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट था कि रिएक्शन में दिए गए एलिमेंट में सभी एटम का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। रिएक्शन में जो एलिमेंट रहता है ना, उस एटम का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। तो लिखा गया है कि एटम ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारे डाल्टन भैया का तीसरा पोस्टुलेट था। आगे का पोस्टुलेट भी हम देखते हैं कि चौथा पोस्टुलेट क्या था। चौथा पोस्टुलेट था हमारा कि अलग अलग एलिमेंट के एटम में मास और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये सब सिर्फ पढ़ के समझने की चीजें हैं। आपसे एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हमें डाल्टन्स के जो पोस्टुलेट हैं उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। तो आपको ये 6 पोस्टुलेट सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 के ऐसे लिख देना पड़ेगा, जैसे जैसे ये है, ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा कि all matter is made of very teeny particles called atoms which participate in chemical reaction. Atom are invisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Yeah, atom of a given element are identical in mass and chemical properties. Atom of different elements have different masses and chemical properties. आपको ये 6 लिख देना है। आपको 5 मार्क्स से कोई नहीं रोकेगा। अगर रोकेगा तो आप उसे बोल देना कि मेरे बारे में कि उन्होंने मुझे पढ़ाया था, आप उनसे बात करो, मैं बात करूंगा आपके एग्जामिनर से। कैसे नंबर काट लेंगे भैया। हमारे डाल्टन भैया का 5वां पोस्टुलेट है कि एटम कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम जो होते हैं स्मॉल रेशियो में कंबाइन करते हैं कंपाउंड को फॉर्म करने में। एटम कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। और हमारे डाल्टन भैया का लास्ट पोस्टुलेट था, सिद्धांत था कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। The relative number and kinds of atom are constant in a given compound. तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा आज का सेशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ों की, जिसमें कि लिखा गया कि व्हाट इज एन एटम और व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके अगले और लास्ट वीडियो में हम लोग इस 2 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग डिटेल्स में केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे, कि जो कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और उसी के साथ मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट भी सीख लेंगे। तो आगे का 2 वीडियो हमें और लगेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लाइक करने से, अंदर से एक एनर्जी मिलती है, हाँ ताकत मिलती है कि हाँ मेरे बच्चों लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। तो मैं और अच्छे से कंसेप्ट लेकर आऊँगा, और अच्छे से स्लाइड बनाऊँगा, और मेहनत करूँगा बच्चे, आप लोग को अच्छे से अच्छे क्वालिटी में पढ़ाने का कोशिश करूँगा। ओके बच्चों, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो यार, जितना शेयर करोगे उतना आप लोग का भी फायदा होगा, क्योंकि विद्या जो होता है ना शेयर करने से बढ़ता है। और चैनल पे नए हो ना तो यार नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना उसको दबा दो, उस पर सब्सक्राइब करो, और एक घंटे का निशान होगा उस घंटे को दबाओ, और उसके नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हमारे फर्स्ट व्यूअर आप बनो। तो ऑलराइट बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको पूरे प्रिपेयर करके रहो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं, तो हो सके आपको कमेंट में उसका जवाब देना ही देना होगा।
जब तक क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे तब तक पढ़ने का मजा ही नहीं आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय स्टूडेंट्स।